वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण बिंदु गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रमुख गवर्नर जनरल हुए थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे जो कि परीक्षा में बनने के चांसेस हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। आपको बता दें दोस्तों, ये जो सीरीज है या फिर ये जो क्लास है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अच्छा, यूपीपीसीएस से यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, अगर आप यूपीपीसीएस का टेस्ट अभी तक नहीं लगाएं तो फिर आपको टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। टेस्ट लगाने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, या तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पर आपको 55 टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएगा। आप उसे लगाकर अपना लेवल बूस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको मात्र 99 रुपये में पिछले 10 वर्षों के यूपीपीसीएस के पेपर मिल जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी अगर आप करेंगे तो आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि गवर्नर जनरल पद आया क्यों या फिर क्यों रखा गया। तो गवर्नर जनरल ये भारत में ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था जो प्रशासन को नियंत्रित किया करता था। गवर्नर जनरल पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करता था। तो पहले गवर्नर की बात करें तो जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने देखा होगा, जो द्वैध शासन की शुरुआत करता है 1765 में। इसके बाद बंगाल में ज़बरदस्त लूट होती है और वहाँ पर अकाल भी पड़ता है। 1772 में हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त भी कर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये कमेंट करके बताना दोस्तों कि जो द्वैध शासन है इसको डाकुओं का शासन कहा गया था, ये किसने कहा था। फिर धीरे धीरे जब स्थिति बिगड़ती है तो फिर ब्रिटिश अधिकारी होते हैं या फिर ब्रिटेन में बैठे लोग होते हैं इसमें हस्तक्षेप करते हैं और उनको समझ में आता है कि ये जो सिस्टम है ये गलत चल रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, है ना। तो पहला गवर्नर जनरल होता है वॉरेन हेस्टिंग, 1773 से 1785 तक होता है ना। इसके समय में कौन कौन सा काम हुआ था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए लाया गया भाई, जो कंपनी आई थी ब्रिटिश से व्यापार करने के लिए, अब वो धीरे धीरे ना सरकार बनने का प्रयास कर रही थी, तो उसको नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया जिसमें तमाम प्रावधान थे। तो इस प्रावधान को हम लोग अलग क्लास में समझेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये सबसे पहली बार कलकत्ता में बनाया गया था। इसी के समय में 1781 का अधिनियम आया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसमें ये स्पष्ट नहीं था कि गवर्नर जनरल और जो हाई कोर्ट है दोनों के बीच का या फिर जो उच्च न्यायालय है दोनों के बीच का क्या काम होगा। तो 1781 में इसे सही किया गया, फिर भी कमियां रह गई। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट में इसको और भी सही किया गया। तो देखिए 1785 तक इनका काल है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का एक्ट है ना, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और पिट्स इंडिया एक्ट, ये तीन वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आए थे। अब इनके बीच के कार्यकाल की बात करें तो देखिए 1773 से लेके 85 तक जो प्रमुख घटनाएं सब इन्हीं के समय में होगी। जैसे 1774 का रोहिल्ला युद्ध है, महाराजा नंद कुमार को फांसी मिला था 1775 में। 1775 से 82 तक जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था और 1782 में सालबाई की संधि, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुए। 1780 से 84 तक जो द्वितीय मैसूर युद्ध चला था जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, अवध के बेगमों से ज्यादती के कारण हेस्टिंग्स को इंग्लैंड वापस लौटने का महाभियोग चलाया गया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी नींव रखी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में क्या होता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कोलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया और इसका जो अध्यक्ष था वही गवर्नर जनरल बना था। वॉरेन हेस्टिंग 1784 में। अच्छा, ये चीज़ आपको पहले से पता है तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में प्रमुख से कार्य क्या रहे आपने देख लिया। इसके बाद हेस्टिंग्स के बाद जो अगला गवर्नर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेकर 93 तक।
तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में होता है। अब देखिए सीधी सी बात है, 93 तक जितनी चीजें रहेंगी सब इसी के अधीन होगी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होता है। कार्नवालिस कोड का निर्माण, जिसे कार्नवालिस संहिता भी कहते हैं, 1793 में है और अनेक न्यायिक सुधारों का अभिलेख किया गया था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण कर दिया गया। देखिए जो सामान्य प्रशासन था इसका रेवेन्यू से अलगाव कर दिया गया, क्योंकि कॉर्नवालिस का मानना था कि अगर एक व्यक्ति को असीम शक्ति दी जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा। फिर बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1773 में, प्रशासन का यूरोपीकरण एवं सिविल सेवाएं प्रारंभ करना। देखिए जो सिविल सेवा का जनक माना जाता है भारत में, मतलब लाने का श्रेय कॉर्नवालिस को ही। कॉर्नवालिस ही वो व्यक्ति था जिसने भारतीयों में अंग्रेजी आत्मा भर दी। इसने क्या किया था भाई, मतलब ये चीज़ इसने बनाया, जो रेवेन्यू बोर्ड है इसकी स्थापना इसने की, रेवेन्यू पुलिस की स्थापना की, है ना, ये सब चीज़ें इसने किया था। आगे देखिए 1790 से 92 के बीच में क्या होता है, भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली न्यायालय, 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो कि पहले नहीं था, भारत में लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता का नाम दिया था। तो ये कॉर्नवालिस के बारे में चीज़ हो गई। अगला जॉन सोर 1793 से 98। 1793 का जो चार्टर अधिनियम आता है जॉन सोर के समय में आया था। इसमें जो व्यापारी का अधिकार था इसे 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था। निज़ाम और मराठाओं के बीच खुर्दा के 1795 में होते हैं। फिर लॉर्ड वेलेस्ली, इसका नाम बड़ा है ना, सहायक संधि, है ना, इसी ने स्टार्ट किया था 1798 से 1805 तक। सहायक संधि की इसने मतलब नीति प्रारंभ की थी। सहायक संधि अगर सामान्य तौर पे ऐसे समझिए क्या हुआ करता था, जैसे इसमें आप सीधी सी बात है कि आराम से सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का मतलब आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए, और अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं तो उसके बाद फिर युद्ध होता था। इसको बड़ा सामान्य भाषा में समझा, जैसे आपने रामायण में देखा होगा, है ना, रामायण में मतलब एक दृष्टांत ऐसा आता है जब प्रभु श्री राम यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, और बाद में क्या होता है कि जब श्री राम प्रभु यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं तो फिर उसका तात्पर्य क्या था कि घोड़ा जहाँ तक भ्रमण करेगा वो क्षेत्र इनका हो जाएगा, मतलब राजा बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन अगर मान के चलिए कोई राजा इससे सहमत नहीं है, उनको लगता है कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, तो घोड़ा पकड़ ले और फिर उन्हें युद्ध में परास्त करे। अगर वो परास्त कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जब परास्त हो जाएंगे तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। आपने देखा था कि लॉगुस ने घोड़ा पकड़ा था, फिर बाद में युद्ध हुआ था, तो सेम यही चीज़ है, बस तरीका अलग है कि भाई आप आराम से मतलब हमारे साथ मिल जाइए, नहीं मिलेंगे तो फिर युद्ध होगा और हम परास्त करेंगे। तो ये चीज़ है। तो सहायक संधि सबसे पहले किसने, हैदराबाद ने स्वीकार किया था। इसके बाद चौथा मैसूर युद्ध जो 1799 में होता है, और इसी के समय में क्या होता है कि मैसूर को भी ये लोग अपनी सत्ता में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला था। तंजौर, सूरत, कर्नाटक को का प्रशासन अपने हाथों में लेते। बसीन की संधि 1802 में हो जाती है। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य, ये क्रम ना कई बार पूछा गया। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर, अच्छा हैदराबाद ने ना 2 बार स्वीकार किया था, 1798 में भी और 1800 में भी। फिर मैसूर है, अब मैसूर को परास्त करके करते हैं। फिर तंजौर है, अवध हो गया, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। तो ये सीक्वेंस आता है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला है सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 तक ये गवर्नर जनरल रहता है। वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह होता है इन्हीं के समय में होता है। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम यहाँ पर वायसराय बनते हैं। अच्छा देखिए, एक जो मार्ले मिंटो सुधार के समय आया था तो अलग थे, है ना, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम अलग है। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो पीछे था वो अलग था, ये अलग है ना, 1813 से 1823। अंग्रेज नेपाल का युद्ध होता है, सागौली की संधि होती है। तृतीय मराठा युद्ध होता है, मराठा परिसंघ का कंपनी में विलय कर लिया जाता है। पिंडारियों का दमन, सिंधिया के साथ संधि, है ना। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया, टॉमस मुनरो ने, ये भी याद रखना। आगे लॉर्ड एमस्टर्ड, इस प्रथम वर्मा युद्ध होता है और भरतपुर का अधिग्रहण किया जाता है। इसके बाद विलियम बेंटिक की बात करें तो जो विलियम बेंटिक है ना, ये समझिए। देखिए यहाँ पर दिए लॉर्ड विलियम ने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इसने सती प्रथा पर रोक लगाया। काफ़ी प्रसिद्ध है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से ये काम किया था। इसके बाद कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का भी अंत किया। देखिए जो सती प्रथा है, ठगी प्रथा है, 1833 का चार्टर अधिनियम आता है।
अब चार्टर अधिनियम में एक चीज़ याद रखिएगा, अब तक इससे पहले जितने थे वो सब ना बंगाल के गवर्नर जनरल थे, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल थे। जो विलियम बेंटिक है अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, सिर्फ बंगाल नहीं। अब सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है, सत्ता को एक जगह लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, भारत का गवर्नर जनरल है ना। यहाँ पर यही चीज़ दिया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। देखिए अगर सबसे पहले गवर्नर की बात करें क्लाइव, है ना। अंतिम गवर्नर की बात करें तो अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिक, है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसने देखिए मैसूर, दुर्ग, मध्य कछार, कंपनी, इन सब का क्या होता है, कंपनी में विलय कर लेते हैं। रणजीत सिंह के साथ मित्रता बनाते हैं ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालय को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनता है मैटकॉफ, 1835 और 36 के बीच। इसी के समय में प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जिसमें समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई थी। ऑकलैंड, इसी के समय में अफगान युद्ध होता है, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। एलनबरो, इसके समय में नेपियर के नेतृत्व में संधि का विलय होता है, ग्वालियर के साथ युद्ध होता है। हार्डिंग प्रथम, अंग्रेज सिख युद्ध, लाहौर की संधि, है ना। सामाजिक सुधार में बालिका हत्या और नरबली प्रथा पर रोक लगा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का भी नाम बड़ा है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी, जिसी का तात्कालिक परिणाम ये रहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का वो भड़का था। 1848 से 1856 तक रहते हैं ये। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध होता है ना। पंजाब का कंपनी में विलय कर लिया गया। पंजाब के विलय पत्र पर 19 मार्च 1849 को महाराजा दलीप सिंह द्वारा साइन किया गया। निचले वर्मा या फिर पेगू का अधिग्रहण किया जाता है। व्यापक के सिद्धांत का शुभारंभ, मतलब जो राज्य हड़प नीति होता है। देखिए ये चीज़ क्या होता था, राज्य हड़प नीति, इसमें राज्यों को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसमें एक पार्ट ऐसा था, या 2 पार्ट्स कह लीजिए। देखिए एक ऐसा हुआ करता था जो राजा महाराजा के अधीन हुआ करता था पूरी तरीके से। इसको हम लोग विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। मतलब न तो कभी मुगल के अधीन रहा था, न तो कभी ब्रिटिश के अधीन रहा था, पूर्णतः स्वतंत्र था, तो इससे कोई लेना देना नहीं था। बाकी जो मुगलों के अधीन था, फिर बाद में ब्रिटिश में आया था, या डायरेक्ट ब्रिटिश के अधीन था। तो अगर इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि कोई लीगल वारिस नहीं है, आप गोद नहीं ले सकते। मान लीजिए एक राजा है, ठीक है, यहाँ पे एक राजा है, मान के चलेगा, ठीक है। इन राजा का कोई संतान नहीं है। अब ये राजा चाहते हैं कि हम किसी को गोद लेके राजा बना दें, तो ये नियम समाप्त हो गया। अब आप गोद नहीं ले सकते थे। जो आपका साम्राज्य कंपनी में विलय हो जाएगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सबको कंपनी में विलय कर लिया जाता है। देखिए अवध का जब इसमें विलय किया जाता है तो यहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। उड की शिक्षा संबंधी डिस्पैच, है ना, ये सब सामान्य सी बात है। रेलवे माइनोट जो स्मरण पत्र है, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। टेलीग्राफ, डाक सुधार, ये सब, है ना। गंगा नहर खोलने की घोषणा की गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला जो भारत का वायसराय आता है, ये लॉर्ड कैनिंग 1856 में आता है, और इसी के समय में स्वतंत्रता संग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके समय में एक चीज़ याद रखिए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, और जब स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है, उसका दमन कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, अब जो भारत का गवर्नर जनरल पद है, इसको हटा करके भारत का वायसराय ये पद सृजित किया गया, और इस यहीं से ना कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चला गया। तो अब भारत के प्रमुख वायसराय क्या थे, उनके कार्य क्या थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में बन सकते हैं, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।